हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम पिछले वीडियो में 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। 1 से 50 क्वेश्चन तक पहले वीडियो में कर चुके हैं और हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आज हम 50 से कितना देखेंगे, यानी 51 से आज 100 क्वेश्चन तक देखेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में या दिल्ली में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार के कहाँ? राजगीर स्टेडियम में। बिहार का राजगीर स्टेडियम में। बिहार के राजगीर स्टेडियम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के राजगीर स्टेडियम में। अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। बिहार के राजगीर स्टेडियम आयोजन कहाँ हुआ? बिहार के राजगीर स्टेडियम। बिहार के राजगीर स्टेडियम में कब से कब तक हुआ था? 11 नवंबर से 20 नवंबर तक हुआ था। कब से कब तक? 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच हुआ था। इसका जो शुभंकर था, इसका शुभंकर क्या था? गौरैया। इसका शुभंकर क्या था? गौरैया। और यह महिला से हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जो हुआ था वो शुरू कब हुआ था? शुरू 2010 में हुआ था। और 2024 में कौन सा क्रम का था? यह 8वां क्रम का था। 2024 में कौन सा क्रम का था? 8वां क्रम का था। अब यहाँ पर अगर पूछ दे कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? हॉकी स्टेडियम कहाँ? भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम कहाँ है? तो उड़ीसा के राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम। उड़ीसा के राउरकेला में कौन सा स्टेडियम है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर अगर वर्तमान में पूछ दे, वर्तमान में भारत के हॉकी टीम के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में हॉकी टीम के अध्यक्ष कौन है? हॉकी टीम के अध्यक्ष कौन है? तब दिलीप टर्की है। दिलीप टर्की है। और हॉकी के टीम के अभी वर्तमान में कप्तान कौन है? वर्तमान में कप्तान कौन है? तो सलीमा टेटे। कौन है? सलीमा टेटे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2025 में वर्ष 2025 में वर्ष 2025 में देश भर में पद्म भूषण पाने वाले 19 लोगों में बिहार से एकमात्र व्यक्ति कौन है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या दे रहा? पद्म भूषण। पद्म भूषण। शारदा सिन्हा को मिला था पद्म। शारदा सिन्हा को क्या मिला था? शारदा सिन्हा को मिला था पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। और सुशील कुमार, ऑप्शन है सुशील कुमार मोदी, शारदा सिन्हा, किशोर कुमार या निर्मला देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुशील कुमार मोदी। अभी अब शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण मिला है मरणोपरांत या कला के क्षेत्र में मिला। कौन सा क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में मिला है। निर्मला देवी, इनको मिला है पद्मश्री। इनको मिला है पद्मश्री। किशोर कुणाल, इनको भी मिला है पद्मश्री। किशोर कुणाल को पद्मश्री। लेकिन सुशील कुमार मोदी को क्या मिला? पद्म भूषण मिला। शारदा सिन्हा को क्या मिला? पद्म विभूषण मिला। और निर्मला देवी को पद्मश्री। किशोर कुणाल को पद्मश्री मिला। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इसमें डिटेल क्या है वो देखिए कि भारत में पद्म पुरस्कार टोटल कितने लोगों को मिला? 139 लोगों को मिला। इसमें बिहार के कितने लोगों को मिला? बिहार के 7 लोगों को मिला। इसमें 4 लोग इसमें दिया हुआ। सुशील कुमार मोदी, इनको मिला है किस क्षेत्र में मिला है? सार्वजनिक मामले में। सार्वजनिक मामले में इनको किस क्षेत्र में मिला है? सार्वजनिक मामले में। सार्वजनिक मामलों में मिला। और किशोर कुमार ये क्या थे? ये सिविल सेवा में, यानी कि सिविल सेवा में। और ये कौन है? ये महावीर संस्थान के संस्थापक थे।
कौन थे? महावीर संस्थान के संस्थापक थे। महावीर संस्थान के संस्थापक थे। निर्मला देवी को जो पद्म श्री मिला है उन्हें कला के क्षेत्र में मिला है। निर्मला देवी को पद्म श्री मिला है वो कला के क्षेत्र में मिला है, और शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में मिला है। यहाँ पर 4 हो गया, बच गए 3 और बच गया। तो 3 और व्यक्ति है, एक भीम सिंह भवेश है। एक कौन है? भीम सिंह भावेश। भीम सिंह भवेश। इनको क्या मिला? पद्म श्री मिला। इनको पद्म श्री मिला। इनको किस क्षेत्र में मिला? सार्वजनिक कार्य के मामले में। सार्वजनिक कार्य के मामले में। सार्वजनिक कार्य के मामलों में इनको मिला। यानी 4 उधर हो गया, 5। छठे व्यक्ति कौन आ गया? हेमंत कुमार। छठा व्यक्ति हेमंत कुमार। छठा व्यक्ति कौन है? हेमंत कुमार। इनको क्या मिला है? पद्म श्री मिला। इनको क्या मिला? पद्म श्री मिला। किस क्षेत्र में मिला? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। किस क्षेत्र में मिला? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। और 7वां है विजय नित्यानंद। विजय नित्यानंद। इनको भी क्या मिला? पद्म श्री मिला। इनको भी क्या मिला? पद्म श्री मिला। इनको किस क्षेत्र में मिला? अध्यात्मक क्षेत्र में। इनको अध्यात्मक क्षेत्र में मिला। पहले 4 हो गए, 5, 6 और 7, टोटल 7 व्यक्तियों को मिला है। पद्म पुरस्कार भारत में कितने लोगों को मिला? 139 लोगों को मिला। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया? 2014 में, 2016 में, 2018 में या 2020 में? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2016 में शामिल किया गया। कब किया गया? 2016 में शामिल किया गया। और बिहार के अगर वर्ल्ड हेरिटेज बोले तो बिहार के वर्ल्ड हेरिटेज में एक और शामिल है, महाबोधि विहार। महाबोधि विहार जो कब शामिल हुआ है? 2002 में शामिल हुआ। और ये कहाँ है? तो बोधगया में। कहाँ है? बोधगया में। कहाँ है? बोधगया में। अभी वर्तमान में बोले कि कितने वर्ल्ड हेरिटेज है? अभी वर्तमान में बोले कि कितने वर्ल्ड हेरिटेज है? तो वर्तमान में 44 वर्ल्ड हेरिटेज है। 44 वर्ल्ड हेरिटेज है। 44 वर्ल्ड हेरिटेज है। 44वें क्रम का जो वर्ल्ड हेरिटेज है वो मराठा का सैन्य परिदृश्य एवं पारंपरिक कला। मराठा से संबंधित मराठा सैन्य परिदृश्य एवं क्या है? पारंपरिक कला। और 43वां कौन सा? 43वां क्रम का है वो मोजदम असम का है। कहाँ का? मोजदम असम का है। किससे संबंधित है? अहोम राजवंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? अहोम राजवंश से संबंधित है। अहोम राजवंश से संबंधित है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 54। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सिरिल रामाफोसा, फेलिक्स त्सेकेदी, अनुराग कुमार दिसानायके या डॉक्टर हरिणी अमरसुईया? इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा अनुराग कुमार दिसानायके को बनाया गया है। कहाँ का? श्रीलंका का राष्ट्रपति। वर्तमान में श्रीलंका के पीएम कौन है? हरिणी अमरसुईया। कौन है श्रीलंका के पीएम? हरिणी अमरसुईया। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि वन गुरखर क्या है? वन गुरखर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ? महाराष्ट्र में, गोवा में, गुजरात में या झारखंड में? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में और कौन कौन सा है? एक गिर हो गया और एक नल सरोवर हो गया। एक क्या हो गया? नल सरोवर हो गया। गोवा में आइए, गोवा में भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य है। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य है। फिर मोलेमा है, फिर मोलेम है, फिर क्या है? मोलेम है। झारखंड का आपका हो गया, झारखंड का हजारीबाग। झारखंड का क्या हो गया? हजारीबाग हो गया। और क्या हो गया? हजारीबाग, कोडरमा, गौतम बुद्ध,
गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध और दालमा। और क्या हो गया? दालमा। और महाराष्ट्र का पूछे तब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का तडोवा, महाराष्ट्र का तडोवा, महाराष्ट्र का तडोवा, कोयना, महाराष्ट्र का तडोवा, कोयना, गुगामल, गुगामल, चंदौली, गुगामल, चंदौली। और क्या हो जाएगा? तडोवा, कोयना, गुगामल, चंदौली और तमसा। और क्या? तमसा। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला क्या रहा? इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कर रहा? क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 कह रहा कि इनमें से कौन सी हिमालयन नदी तंत्र की, हिमालयन नदी तंत्र की नदियाँ, मतलब हिमालयन नदी तंत्र की नदियाँ कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। यानी गंगा हो गया, एक क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र हो गया। और गोदावरी और कावेरी दक्षिण भारत की नदी है। यानी कि 2 और 3, 2 और 3 ऑप्शन नंबर कितना हो गया? बी हो गया। अगर दक्षिण भारत की नदी का है, दक्षिण भारत की नदी, दक्षिण भारत की नदी अगर बोले तो हमारा हो जाएगा गोदावरी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, कृष्णा, पेरियार, पेरियार, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और पेरियार। अब यहाँ पर गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और पेरियार। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है उस जंगल का नाम बताएं जिसे पृथ्वी ग्रह का फेफड़े के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। टाइगर वन, टुड्रा वन, अमेजॉन वर्षा वन या मैंग्रोव वन। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, अमेजन वर्षा वन। क्या हो जाएगा? अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन जो है वो उष्णकटिबंधीय है। अमेजन वर्षा वन क्या है? उष्णकटिबंधीय है। अमेजन वर्षा वन क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। और यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अब यहाँ पर एक टाइगर वन है। टाइगर वन कहाँ है? टाइगर वन को क्या कहते हैं? बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं। टाइगर वन को बोरियल फॉरेस्ट, टाइगर वन को क्या कहते हैं? बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं। टाइगर वन को क्या कहते हैं? बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 58। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2014 में, 2015 में, 2018 में या 2019 में? इसका सही आंसर हो जाएगा 2015 में। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट खाली स्थान किसके बीच है? भारत और भूटान, नेपाल, तिब्बत, भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और तिब्बत के बीच में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या कहता है? तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमो लुंगवा कहते हैं। चोमो लुंगवा, चोमो लुंगवा कहते हैं। अब बोलेगा कि माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर कहाँ? माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएगी? बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल कब चढ़ी थी? 1984 में। अगर बोला कि 30 बार माउंट एवरेस्ट पर, कितना बार? 30 बार माउंट एवरेस्ट पर, 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थी? शेरपा, शेरपा कामी रीता, शेरपा कामी रीता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बिछेंद्री पाल 1984 में।
और 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली शेरपा कामी लीता। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 डिग्री चैनल क्या है? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल का संबंध किससे है? लक्षद्वीप से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, भारत चीन सीमा से, भारतीय मालदीव की सीमा से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह 10 डिग्री चैनल होता है। यहाँ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, लक्षद्वीप। अब यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा इसका डिटेल। इसमें क्या कह रहा है कि 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव मिनी का, मालदीव और मिनी का, मालदीव मिनी का। 9 डिग्री चैनल मिनी का एक कावरती, मिनी का कावरती। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार के बीच है। ये 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनी का, 9 डिग्री मिनी का कावरती है, 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के बीच है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? यानी कि केंद्र शासित यानी किसी यूटी में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किससे है? सांसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को या राज्यपाल को? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, किसको है? संसद को। किसको है? संसद को। अब यहाँ से भारत में 2 यूटी है जिसके पास खुद का उच्च न्यायालय है। 2 यूटी है जिसके पास खुद का उच्च न्यायालय है। किसका किसका है? एक दिल्ली है और एक जम्मू कश्मीर है। और वर्तमान समय में अगर बोलेगा अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय किसके क्षेत्राधिकार में आता है? कलकत्ता के क्षेत्राधिकार में। अंडमान निकोबार कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अगर बोले कि लक्षद्वीप किसके? केरल के। लक्षद्वीप किसके? केरल के। और दादर एवं नगर हवेली, फिर दमन एवं दीप और आपका गोवा किसके न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? मुंबई के। किसके? मुंबई के। और इसमें क्या बच गया? इसमें एक पुदुचेरी बच गया। पुदुचेरी किसके? मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। संसद जो है, संसद आर्टिकल 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के या यूटी के लिए एक उच्च न्यायालय के स्थापना का प्रावधान कर सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों या यूटी के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कर सकता है। और यह स्थापना का प्रावधान कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। कौन सा आर्टिकल से? आर्टिकल 231 के तहत। आर्टिकल 231 के तहत। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 वाद, केशवानंद भारती 1973 वाद किस मामले से संबंधित है? प्रस्तावना का उत्तरदायी, एक राज्य के रूप में गोवा का गठन, राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उन्मूलन या संघ राज्य संबंधित। इसका सही अनुसार हो गया ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना का उत्तरदायी। केशवानंद भारती बनाम केरलवाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा जजों की बेंच थी, 13 जजों की बेंच, जो कि संविधान में आज तक नहीं बैठे हैं। यानी सबसे बड़ा संवैधानिक बेंच कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरलवाद, 13 जजों की बेंच थी। अब अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 63 क्या था, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? प्राथमिक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र भारत की कितना आबादी है? लगभग 50% आबादी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या होगा, क्या क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन और आपका क्या हो जाएगा, और खनिज। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र में क्या 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 होता है? तृतीय क्षेत्र में जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, और वित्त हो गया, और शिक्षा हो गया। बैंकिंग, बीमा, वित्त और शिक्षा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन है क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा कि नबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना? 100%, 75%, 99% या 60%? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना है? 100% है। नबार्ड बैंक के बारे में जानते हैं, इसके बारे में, नबार्ड बैंक के बारे में। नबार्ड बैंक, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। नबार्ड बैंक के बारे में जानते हैं। नबार्ड बैंक, नबार्ड का फुल फॉर्म होगा नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। इसका गठन कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। समिति कौन सी? समिति इसका कौन सा था? शिवरमन समिति के सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह गठन किस कौन से पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था? छठा पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। और यहाँ पर एग्रीकल्चर एक शब्द है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च वित्तीय संस्था है। कौन सा? नबार्ड। कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च वित्तीय संस्था है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नबार्ड यानी नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। इसका गठन हुआ 12 जुलाई 1982 को। गठन करने का सिफारिश शिवरमन समिति की सिफारिश पर। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। और छठा पंचवर्षीय योजना के समय इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रंग राजन आयोग की सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में से किसकी स्थापना की गई थी? वित्त आयोग की, नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ था? 2005 में हुआ था। कब? 1 जून 2005 को इसका गठन हुआ था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का कब स्थापना किया गया था? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है। अगर यहाँ पर लिख दे कार्यालय, तो कार्यालय की स्थापना कब किया गया? तब कार्यालय की स्थापना कब किया गया था? 2009 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 100 रुपया का मूल्य वर्ग में पहले स्थान में जारी किए गए थे? 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1996 में? कब किया गया था? 1950 में किया गया था।
स्वतंत्र भारत का जो पहला बैंक नोट था, स्वतंत्र भारत का जो पहला बैंक नोट, स्वतंत्र भारत का पहला बैंक नोट, स्वतंत्र भारत का पहला बैंक नोट, स्वतंत्र भारत का पहला बैंक नोट था वो 1 रुपया का था। कितना का था? 1 रुपया का था। यह जारी कब किया गया था? 1949 को जारी किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बैंक नोट था, 1 रुपया का था, जारी कब किया गया था? 1949 में किया गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? मेरियाना गर्त खाली स्थान स्थित है दक्षिण अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर। इसका सही होगा जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ हो जाएगा? प्रशांत महासागर। और यह प्रशांत महासागर में भी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, कहाँ है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। इसका गहराई 11,022 मीटर। इसका गहराई कितना है? 11,022 मीटर, 11,022 मीटर। इसका गहराई कितना है? 11,022 मीटर इसका क्या है? गहराई। अब यहाँ पर हिंद महासागर में क्या है? हिंद महासागर में जावा ट्रेंच है, जावा ट्रेंच। हिंद महासागर में क्या है? जावा ट्रेंच। और मरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है, या विश्व का सबसे गहरा गर्त है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है। चलिए अगला क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 68 क्या कह रहा? 68 है कि सही कालानुक्रम बताया, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या सामूहिक कमीशन। इसका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में, 1885 में। साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था, साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब था? 1927 में। अब इसके अनुसार मिलान कर लीजिए। पहले आएगा 3, पहले आएगा 3, पहले 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। अब यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा होता है? एओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। कौन विश्व की सबसे व्यस्त नहर है? कौन विश्व की सबसे व्यस्त नहर है? पनामा नहर, कील नहर, राइन नहर या ब्लेड नहर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा नहर? कील नहर हो जाएगा। कौन सा नहर? कील नहर हो जाएगा। और सबसे व्यस्त नदी मार्ग कहा जाए, अगर सबसे व्यस्त नदी मार्ग, सबसे व्यस्त नदी मार्ग, तो वो हो जाएगा राइन नदी। कौन सा हो जाएगा? राइन नदी होगा। सबसे व्यस्त नदी मार्ग राइन नदी। और सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग, समुद्री जलमार्ग तो उत्तरी अटलांटिक, तब क्या हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग हो जाएगा। तो ये अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक थोड़ा सा और देखने तक, कील नहर कहाँ है? कील नहर कहाँ है? या उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में, बाल्टिक सागर के बीच में, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में। ये सबसे व्यस्त नदी मार्ग कहा जाए तो राइन नदी, सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग तो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, और कील नहर जो है तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में सबसे व्यस्त नहर बोल दे तब क्या हो जाएगा? कील नहर हो जाएगा। चलिए अब अगला चलते क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। 70 कह रहा कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नदी फोटो का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए।
बिली बिली, हरिकेन, टाइफून, चीन, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। यह क्या है पवन है? बिली बिलीज कहाँ का है? बिली बिलीज ऑस्ट्रेलिया का। हरिकेन कहाँ का? टाइफून कहाँ का? चीन का। हरिकेन कहाँ का? यूएसए का। हरिकेन कहाँ का? यूएसए का। बिली बिली ऑस्ट्रेलिया का, हरिकेन यूएसए का, टाइफून कहाँ का? चीन का। यानी ए का 3, ए का 3 ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए का 2 है। ए का बिली बिलीज ऑस्ट्रेलिया, ए का 2 है। बिली बिलीज ऑस्ट्रेलिया, ए का 2, ए का 2 इसमें भी है और किसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ महत्वपूर्ण पाबने देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पाबने देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पाबने देख लेते हैं। जैसे सामून ईरान का, जैसे सामून ईरान का। सामून कहाँ का? ईरान का। बरगस दक्षिण अफ्रीका। बरगस, बरगस दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका का। बरगस कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का। नेब्रास इक्वाडोर। नेब्रास इक्वाडोर। नेब्रास इक्वाडोर। टुग्गा, टुग्गा प्रदेश। टुग्गा, टुग्गा प्रदेश। टुग्गा कहाँ का है? टुग्गा प्रदेश का। नॉर्टी अमेरिका का। नॉर्टी अमेरिका का। और बोरा एंडियाटिक, एंडियाटिक तट का। बोरा, बोरा कहाँ का? एंड्रियाटिक, एंड्रियाटिक तट का है। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71, 71 क्या कह रहा है? 71 एक इसमें कौन सा पॉलीएमाइड? क्या है? पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड नायलॉन, पॉलीथीन, बेकेलाइट या टेफ्लॉन। नायलॉन, पॉलीथीन या बेकेलाइट या क्या है? टेफ्लॉन। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? नायलॉन एक प्रकार का क्या है? पॉलीएमाइड है। नायलॉन क्या है? पॉलीएमाइड है। चलिए क्वेश्चन आगे चलता है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाली कण क्या है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या बोसॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित की गई? फिशर फिशर ट्रॉप प्रक्रिया, बेसमर प्रक्रिया या सुगंधीकरण या किण्विनीकरण या क्या है? किण्विनीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिशर ट्रॉप प्रक्रिया। फिशर ट्रॉप प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है कि आयनिक और सहसंयोजन दोनों अवयव किस अणु में होते हैं? CH4, C2H4, NH4Cl या HCl। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NH4Cl। अब हो गया कि आयनिक और संयोजन, आयनिक और सहसंयोजन दोनों में पाए जाते हैं। और भी है जैसे पोटेशियम साइनाइड। जैसे क्या है? पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड KCN। पोटेशियम साइनाइड KCN। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट क्या हो जाएगा? NaNO3। सोडियम नाइट्रेट। यानी कि जिसमें इसमें आयनिक और संयोजित दोनों बंधन पाए जाते हैं। किसमें? पोटेशियम साइनाइड और सोडियम नाइट्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में सजातीय संतुलन शामिल है? सजातीय संतुलन शामिल है। यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, मिला समीकरण संतुलन देख लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि गैस में है, गैस है और यहाँ पर भी गैस है। अब अगला क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन 76 क्या कह रहा है? यश का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता? चुंबकीय पृथक्करण, झाग उत्प्लावन, विभाजन या पिगमेंटेशन। किसके द्वारा नहीं किया जाता? पिगमेंटेशन के द्वारा नहीं किया जाता। चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा क्या किया जाता है? लौ चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा
लौ लौ चुंबकीय अयस्कों का सौंदर्य, लौ चुंबकीय अयस्कों का सौंदर्य और लौ इसके अयस्कों का सौंदर्य। झाग उत्प्लावन विधि सल्फाइड अयस्कों का सल्फाइड अयस्कों का सल्फाइड अयस्कों का सौंदर्य, सल्फाइड अयस्कों का सौंदर्य किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का सौंदर्य किया जाता है। क्वेश्चन अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन 77 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन और रबर के लिए विलायक के रूप में किया जाता है? डाइक्लोरोमीथेन, कार्बाइल या मिथाइल सेटिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाइक्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोमीथेन मीथेन। और इसमें एक है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CH3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र CH3। इसका उपयोग जैसे एनेस्थीसिया, बेहोशी के रूप में, एनेस्थीसिया इसमें बेहोशी में, एनेस्थीसिया किसमें? बेहोशी में। और यह औषधि के रूप में भी किया जाता है। एक महत्वपूर्ण है कि इसका उपयोग क्लोरोपिक्रीन के निर्माण में भी किया जाता है। इसके निर्माण में क्लोरोपिक्रीन के निर्माण में, क्लोरोपिक्रीन के निर्माण में किया जाता है। और इसका उपयोग प्रयोगशाला में भी कर्मक रूप में भी किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। चलिए क्वेश्चन अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें? अगला क्वेश्चन है कि खीर भवानी मेला किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कहाँ? जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जाता है। लद्दाख में दो मेला है, दो नृत्य है। वो कौन सा है? हेमिस और लोसर। हेमिस और क्या है? लोसर। हेमिस और क्या है? लोसर है। उत्तराखंड का फूलदेई, उत्तराखंड का क्या हो जाएगा? फूलदेई। और जो जम्मू कश्मीर का जो खीर भवानी मेला है वो कश्मीरी पंडित का सबसे बड़ा धार्मिक त्यौहार है। किसका? कश्मीरी पंडित का सबसे बड़ा धार्मिक त्यौहार है कश्मीरी पंडित का खीर भवानी मेला, जो कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। अगला क्वेश्चन है कि रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया? मुथैया मुरलीधरन, रविचंद्र अश्विन, शेन वॉर्न या राशिद खान। किसके साथ किया है? मुथैया मुरलीधरन के साथ। किसके साथ? मुथैया मुरलीधरन के साथ। शेन वॉर्न का एक पुस्तक बहुत फेमस है, नो स्पिन। इनका क्या है? एक पुस्तक है, नो स्पिन। चलिए क्वेश्चन अगला चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 80 कर रहा है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 क्या है? मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता जीती है? आर्यन सबलिंका, किरिया जैकवेट या जिल टिचमैन या सोमोना हालेप। कौन जीती है? तो अब जीती है जिल टिचमैन ने। किसने? जिल टिचमैन ने। यह खेल कहाँ हुआ था? यह खेल मुंबई में हुआ था, मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया स्टेडियम में। कहाँ हुआ था? क्रिकेट क्लब इंडिया स्टेडियम में, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में खेला गया था। इसका विजेता था थाईलैंड। इसका विजेता कौन था? थाईलैंड था। इसका विजेता कौन था? थाईलैंड का था। थाईलैंड का खिलाड़ी वो कौन था? सवांग गाओकाओ। इसका विजेता थाईलैंड के खिलाड़ी कौन था? सवांग गाओकाओ। यह हार्ड कोर्ट पर खेला गया था। कौन सा कोर्ट पर खेला गया था?
हार्ड कोर्ट पर खेला गया था। हार्ड कोर्ट पर खेला गया था। किस पर खेला गया था? हार्ड कोर्ट पर खेला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपया का आवंटन किया गया? 98,311 करोड़ या 67,000, 71,250 करोड़ या 50,250 करोड़। इसका सही आंसर हो जाएगा कितना? 67 यानी 67,000 करोड़ रुपया। सही आंसर क्या हो जाएगा? 67,000 करोड़ रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 82 का है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सर सीरियल रेडक्लिफ, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या लॉर्ड वेवेल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? लॉर्ड माउंटबेटन। और जो रेडक्लिफ थे वो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किए थे। क्या किए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किए थे। और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर थे। एक मिनट यहाँ से एक स्लाइड ले लेते हैं। स्वतंत्र भारत के शुरू से चलते हैं इसमें कि भारत का अंतिम वायसराय तो देख लिए, अंतिम वायसराय तो यहाँ क्वेश्चन क्या था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बोले भारत के, तो क्या हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी। और प्रथम वायसराय और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वो वारेन हेस्टिंग्स थे। यहाँ पर लिख देते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। और भारत का बोल देते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। चलिए क्वेश्चन अब अगला चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन के विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को, 15 मार्च को, 7 मई को या 23 जनवरी को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। क्या है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। अब यहाँ पर अगर तो ये तो हो गया विश्व उपभोक्ता दिवस। अगर भारत को बोल देते यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस किनसे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। कब हुआ था? कहाँ हुआ था?
कटक उड़ीसा में। कहाँ? कटक उड़ीसा में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सॉरी 1893 में। कब हुआ था? 1893 में। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1893 को कटक उड़ीसा में हुआ था। कहाँ था? उड़ीसा में हुआ था। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस है। 7 मई को क्या है? विश्व एथलेटिक्स दिवस। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब है? 7 मई को। कब है? 7 मई को। अभी एक ऑप्शन बच गया 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर क्या मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 84 के संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? 1976, 1978, 1971 या 1977? कब हटाया गया था? 1978 में। 1978 में 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। किनके शासनकाल में हुआ था? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। यानी कि जो मौलिक अधिकार थे पहले संविधान में कितने थे? 7 थे। यानी मौलिक जो संपत्ति का अधिकार था तो 19 का क्या था? 19 का 6 और 31 का जो क्या था? संपत्ति का अधिकार जो फंडामेंटल राइट में था। यहाँ से निकाल कर 44वां संविधान संशोधन करने के बाद इसे कहाँ रखा गया? संपत्ति के अधिकार में आर्टिकल 300 के ए में रखा गया था। कहाँ? कब? कौन सा आर्टिकल में रखा गया था? 300 के ए में रखा गया था। कब रखा गया था? 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई जी थे। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई जी थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? मगरमच्छ, घड़ियाल या जल घोड़ा या डॉल्फिन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉल्फिन। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लाटविस्टा गैंगेटी। प्लास्ट क्या है? प्लाटविस्टा क्या है? प्लाटविस्टा गैंगेटी। जलीय जीव डॉल्फिन को कब घोषित किया गया था? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर 2009 को। और गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को। 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। कब किया गया था? 4 नवंबर 2008 को। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प का जो तब क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। पेड़ का जो तब क्या हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। और यहाँ पर अगर पक्षी का जो तब क्या हो जाएगा? मयूर हो जाएगा। पक्षी क्या है? मयूर है। पक्षी क्या है? मयूर है। अब इन सब का हम देख लेते हैं वैज्ञानिक नाम क्या है। जैसे कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसिफेरा गाटा। निलंबो न्यूसिफेरा। निलंबो न्यूसिफेरा क्या? निलंबो न्यूसिफेरा गाटा। निलंबो न्यूसिफेरा गाटा। और बरगद का बोले तो बेंगालेसिस। बरगद का क्या है? बेंगालेसिस। और मयूर का क्या हो जाएगा? पावोक्रिस्टेटस। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में
सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, कब होता है? 21 जून को, 21 मार्च को, 22 दिसंबर को या 23 सितंबर को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अब यहाँ पर सबसे लंबा दिन कह दे तो क्या हो जाएगा? 21 जून को हो जाएगा, 21 जून को हो जाएगा। और 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात क्या होता है? बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति का क्रम कौन सा है? 19वां, 13वां, 16वां या 15वां? तो कौन सा क्रम हो जाएगा? 15वां। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का भी क्रम 15वां है, प्रधानमंत्री का क्रम भी 15वां है और वाइस प्रेसिडेंट का क्रम भी कितना है? वाइस प्रेसिडेंट का क्रम 14वां है। वाइस प्रेसिडेंट 14 क्रम, प्रधानमंत्री 15 और राष्ट्रपति 15। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति वर्तमान में भारत के कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति। भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति। ऐसे भारत के प्रथम महिला या आदिवासी कह दीजिए, भारत के प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति। अगर प्रथम महिला बोले कि राष्ट्रपति कौन बने थे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन बने थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब यहाँ पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और यह सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। द्रौपदी मुर्मू सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। द्रौपदी मुर्मू सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने। द्रौपदी मुर्मू सबसे कम उम्र के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा का आधार क्या है? युद्ध, महाआक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या सभी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। यानी युद्ध भी है, महाआक्रमण भी है और सशस्त्र विद्रोह है। आपात की यहाँ पर चर्चा किया है। इसका चर्चा है आपात का। आपात भारत के संविधान के कौन से भाग में? यह भाग 18 में। इसका जो आर्टिकल है वो 352 से लेकर 356 तक है। आर्टिकल कहाँ तक है? 352 से लेकर 360 तक है। 352 से लेकर 360 तक है। इसमें तीन प्रकार का है। 352 हो गया। 356 क्या कहता है? 352 में तो यहाँ पर दिया हुआ कि ये जो आर्टिकल लगता है किसके अनुसार है? राष्ट्रीय पद क्या है? 352 है। राष्ट्रीय पद किसका? 352 का। युद्ध, महाआक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। अब इसका अगला 356 देखते हैं। क्या देखते हैं? 356 देखते हैं। 356 में कहता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाए, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसकी सिफारिश कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल करता है। उस राज्य का राज्यपाल करता है। एक है आर्टिकल 360। एक क्या है? आर्टिकल
360। यह वृत्तीय अपात है। यह क्या है? वृत्तीय अपात है, जो आज तक भारत में क्या हुआ? नहीं लगा। जो आज तक भारत में नहीं लगा। जो आज तक क्या है? भारत में नहीं लगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन आगे की तरफ। क्वेश्चन अगला है किसी राशि पर, क्या है? किसी राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज, 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज राशि के 2/5 भाग के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज, यानी जो हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया? 5 हो गया। और यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ? 3 साल दिया हुआ। और ब्याज कितना है? ब्याज 2 है। पूछ क्या रहा हमसे? दर पूछ रहा। साधारण ब्याज हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, 2 बराबर 5 गुना 3 गुना 1 से अपन कितना कर देते हैं? 100 कर देते हैं। इसको काट लीजिए, 20 पर 100, 20 में 40/3 यानी 100 क्या होगा? 40/3%। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है? 12 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुने बी, यानी 13 गुने 12 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 156 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो क्या है? हमारा आंसर है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है यदि दो श्रेणी 3 + 10 + 17 + डॉट डॉट और 63 + 65 + 67 + डॉट डॉट की एनवी पद बराबर है, अच्छा एनवी पद बराबर है, तो एन का मान क्या होगा? यानी इसमें डायरेक्ट पुटअप करना है, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन बराबर। अब यहाँ पर पुटअप कर दिया, यहाँ पर ए का मान हो गया 3, इसमें डी का मान हो गया 7, इसमें ए का मान हो गया 63 और इसमें डी का मान कितना हो गया? 2 हो गया। अब इसको पुटअप कर दीजिए, पुटअप कर दीजिए तो इधर कितना हो जाएगा? 3 प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 63 प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा? 2। यहाँ से एन का मान निकाल लीजिएगा तो कितना निकल जाएगा? 13 निकल लीजिएगा, जो निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 8:3 है तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगा? यानी 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले पिता की आयु 8:3 थी, यानी कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। ये हमारा पिता है, ये हमारा कौन है? ये पिता की आयु है, यह हमारा पिता की आयु है और ये हमारा पुत्री की आयु है। यह 3 वर्ष पहले है, ध्यान रखिएगा, यह 3 वर्ष पहले है और 4 वर्ष बाद इसकी आयु 11:5 हो जाता है, यानी 4 वर्ष क्या हो गया? 11:5, यानी 3 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, यानी टोटल कितना हो गया? 7 वर्ष। टोटल कितना हो गया? 7 वर्ष। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 + 40 और 11 × 33, यानी इधर कितना हो गया? 7। 11 से 77 और 7 × 5 35, 77 में 5 घटा दीजिए, 2 और 4 कितना हो गया? 42, 6 का 42। अब यहाँ पर गुना कर लीजिए, गुना 6 8 6 का 48। पिता की उम्र, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? पिता की वर्तमान आयु। यहाँ जो जो आयु निकला 48 साल, ये 3 वर्ष पहले का आयु निकला। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि 3 वर्ष इसमें जोड़ के वर्तमान में लिया देंगे, इसमें अगर हम 3 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 51 साल हमारा क्या हो जाएगा? पिता की आयु हो जाएगा। 51 साल पिता की आयु हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 51 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक बॉक्स में 6 सफ़ेद, 2 काले, 3 लाल गेंद, यदि यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है तो सफ़ेद ना होने की प्रायिकता क्या होगा? सफ़ेद ना होने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद कितना है? 6 है, यानी सफ़ेद नहीं होना चाहिए, तो 3 × 2 5 है। प्रायिकता बराबर प्रयोग की कुल संख्या जिसमें घट न हो बटा प्रयोग की कुल संख्या, यानी 5 बटे कितना हो जाएगा? 6 × 2 = 8 × 13, यानी 5/13 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 5/6 2 11 3, 6 2 8 3 11 11 आएगा। 5 बटे कितना हो जाएगा? 11। 5/11 का ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 93 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 94 यह इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप लोग मिला लीजिएगा, हम आंसर इसमें
कर दे रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 94 का क्या हो जाएगा? 94 का ये, और 95 का सी, और 96 देखते हैं। दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आप प्रातः काला, यानी इसका सही वर्तनी क्या होगा? प्रातः कल, यहाँ पर कल, प्रातः काल, प्रातः कला, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। प्रातः काला, प्रातः काल, प्रातः काल, यह आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? प्रातः काल। 97 देखिए कि वर्ष 2024 में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? वर्ष 2024 में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? जॉन फ्रांसे, एनी एनोक्स, हांगकांग, या अब्दुल रज़ाक गुरनाम? किसे प्रदान किया गया था? हांगकांग को। किसे प्रदान किया गया था 2024 का? हांगकांग को प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1901 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? 1901 में हुआ था। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1969 में हुआ था। और शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया? शांति का नोबेल पुरस्कार, इसका शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? निहोन हिडेनकी को। निहोन किसे दिया गया था? निहोन हिडेनकी को। कहाँ का संस्था है? यह जापानी संस्था है। कहाँ की संस्था है? जापानी संस्था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय किसान को, निम्नलिखित में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो, लैंड हीरो के रूप में नामित किया? अमित जयशंकर, सिद्धेश साकोरे, या सुप्रसाद रावल, या जयंत चौधरी? इसका सही आंसर कहा जाएगा सिद्धेश साकोरे। किसे? सिद्धेश साकोरे को। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2024 में छठे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में, जापान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में? मैंने 2024 वाला पूछ रहा, छठे क्रम का था, कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और 2025 में भारत में होगा। 2025 में कहाँ होगा? भारत में। कौन सा क्रम का होगा? 7वें क्रम का होगा। और क्वाड में कुल कितने देश हैं? क्वाड में कुल 4 देश हैं। कौन कौन सा है? भारत है, यूएसए है, जापान है, और कौन सा है? और ऑस्ट्रेलिया है। भारत, जापान, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, वरुण सागर झील किस राज्य में? वरुण सागर झील किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। वरुण सागर झील कहाँ है? राजस्थान में। इसका थोड़ा सा राजस्थान का कुछ झील देख लेते हैं महत्वपूर्ण। राजस्थान का जैसे कुछ झील महत्वपूर्ण हो गया आपका जयसमंद झील, फिर पुष्कर, फिर क्या हो गया? पुष्कर हो गया, फिर सांबर झील, फिर क्या हो गया? सांबर झील, तलवाड़ा, फिर क्या हो गया? कैलाना, फिर क्या हो गया? कैलाना। जयसमंद, पुष्कर, सांबर, तलवाड़ा और कैलाना झील महत्वपूर्ण झील कहाँ का? राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। और वरुण सागर झील भी कहाँ का? राजस्थान का। वरुण सागर झील कहाँ का? राजस्थान का। चलिए 100 क्वेश्चन तक हो गया। इसी तरह अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला सेट 2 चलेगा। अगला सेट क्या चलेगा? 2 चलेगा। चलिए थैंक यू फॉर एवरीवन, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं सेट नंबर 2।